कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नई चीज़ में लेकर हाजिर हूं, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस धोबी जाति। तो धोबी समाज के अति प्राचीन काल में अवशेष खोजते हुए हम आश्चर्यजनक सूत्रों तक पहुंच जाते हैं और पाते हैं कि धोबी जाति इस देश की मूल निवासी जाति है, सिंधु घाटी सभ्यता की वारिस है। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक उपयोगी काम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नवल वियोगी जी ने किया है। भारत की आदिवासी नाग सभ्यता का एक महान आश्चर्य में वे लिखते हैं, आधुनिक काल में जब टका या तक्षक जनजाति के पंजाब में खोजबीन करते हैं तो हमें एक वर्ग मिलता है जिसे टाक छत्री पुकारा जाता है, जिसका वर्णन डेंजिल इब्न तसन ने अपनी प्रसिद्ध रचना पंजाब कास्ट में किया है। यह जाति अक्सर चिंबा अथवा छिंबा जानी जाती थी, जो छिपा है अथवा संस्कृत शब्द शिल्पा का अपभ्रंश रूप है। ये लोग कपड़े साफ, फुलर रंगने, छापने और सीने सजाने के धंधे करते हैं। उक्त शिल्प को आधुनिक बाजार में रेडीमेड गारमेंट का धंधा कहा जाता है, मगर अधिकतर लोग इस धंधों में लग गए। शिल्पा का मूल रूप छापना होता है। आज तो यह काम मशीनों से होता है, मगर मशीनी युग से पहले हाथ से लकड़ी के ठप्पे से ये लोग ही करते थे। आज मुख्यतः सिलाई का काम करते हैं। डेंजिल इब्न तसन यानी ये जो कहाँ से बुक लिया, पंजाब कास्ट पेज नंबर 320-24 हमें सूचित करते हैं। इस जाति का प्रमुख या सरदार पश्चिम पंजाब में जो उसका मूल केंद्र रहा है बटेटा अथवा खलीफा पुकारा जाता है। खलीफा प्राचीन काल में मूल रूप से शिल्पी संघों के प्रमुख का पदनाम था। पश्चिम में यहाँ चढ़वा की पुकारे जाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल रूप से इस वर्ग का संबंध प्राचीन शिल्पी संघों अथवा शिल्पी समाज से रहा होगा। दूसरे उपयुक्त धंधे अलग जातियाँ नहीं बल्कि एक जाति की ही शाखाएं हैं, यथा चढ़ा अथवा छिंबा जो प्राचीन संघ समाज के अवशेष हैं। शिल्पी संघ के भारत के आदिवासियों में अथवा सुमेर में प्रचलित हैं। इस समाज के सम्मानित प्रसिद्ध संत नामदेव का गोत्र अथवा या वंश नाम सेठी अथवा श्रेष्ठी था, जो भारत में खलीफा का समानार्थी था। बिहार और उड़ीसा में यह वंश नाम मिलता है। अर्जुन चरण सेठी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, जो उड़ीसा के निवास हैं। इससे हमारे इस विचार की पुष्टि होती है कि वास्तव में ही इस समाज का संबंध प्राचीन संघ व्यवस्था से ही रहा होगा। यह सूचना हमारे लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व की है, जो इसके विनिष्ट हो चुके हैं। इतिहास तथा भुलाई जा चुकी महान सांस्कृतिक विरासत को तलाश करने में हमारी सहायता करेगा। समाज का नाम शिल्पा कपड़ा छापने वाले भी इसी सत्य की ओर इशारा करता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जकेता हॉक्स ने अपनी जकेता हॉक्स पेज नंबर 114-15 में लिखते हैं, उक्त तकनीक के प्राचीन इतिहास का विकास का सविस्तार विचार करते हुए लिखती हैं, एक महत्वपूर्ण शिल्पा या धागा बनाने का अथवा सूत कातने तथा दूसरा था बुनने का सार्वजनिक सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार यह धंधे ठठेरे अथवा लुहार के धंधे से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसका विकास प्रागैतिहासिक काल में बहुत साधारण शिल्प में बहुत आहिस्ता आहिस्ता विकसित हुआ, जो पहले घरों में महिलाओं द्वारा घर के दरवाजे पर अथवा आग के पास बैठकर किया जाता था। मगर सुमेर में तीसरी शताब्दी के अंत में पूर्व ही यह एक बहुत कठिन संगठित बड़ा उद्योग बन चुका था, जिसमें से अधिकतर फैक्ट्री के स्तर पर पहुंच चुका था। जैसा कि अक्सर होता आया है, जब कोई शिल्प अथवा तकनीक कुशलता घरेलू स्तर से ऊपर उठती है तो जो काम अब तक औरतें करती आई हैं उनमें पुरुष हिस्सा बांटना प्रारंभ कर देता है। भले ही उस धंधे में नारियों को भारी संख्या में लगाया जाता था। बुनना एक खानदानी धंधा था तथा उसमें विशेष कुशलता प्राप्त कर ली गई थी। न केवल वह सूत कातने, बुनकर, रंगरेज तथा धोने वाले में से प्रत्येक संघ या श्रेणी जैसे संस्था में संगठित थे और उनके ऊपर एक संगठित करने वाला कुशल व्यक्ति खलीफा या श्रेणी होता था। अंग्रेज इतिहास तथा पुरातत्वविद हिलर
हीलर ने वॉल्यूम 1 पेज नंबर 31 ने मोहनजोदड़ो की खुदाई में निम्न निष्कर्ष निकाले। वहाँ पर खुदाई में एक विशेष प्रकार का भवन मिला जो एक चौड़ी गली के बाहरी भाग में बनी है, जिसका नाम पहली गली निश्चित किया गया। इसका बाहरी माप 87 × 64.5 फुट है, मगर उस बहुत बड़ी चार दीवारें में न केवल चौक के चारों तरफ निवास के कमरे बने हुए हैं, बल्कि बाहर की ओर शिल्पिक धंधों के लिए कर्मशाला भी बनी हुई है। जो खास तौर से ध्यान देने योग्य बात है वह 3 कमरे हैं जिनके बहुत सफाई के साथ साथ बिछी हुई ईंटों के फर्श हैं। एक कमरे में शंकु आकार के 3 गड्ढे हैं जो संभवतः बहुत बड़े उसी आधार की नांद या जारों को रखने के लिए कमरे हैं स्थान है। कमरे के एक कोने में एक कुआं है, उसके पास साधारण प्रकार की सीढ़ियाँ हैं। लगता है यह जार रंगरेज के रंगने की नांदें थीं। ऐसा लगता है रंगरेज तथा कपड़े धोने की कर्मशाला थी, क्योंकि यह एक दूसरे से संबंधित धंधे हैं। बिना धोए हुए कोरा कपड़ा रंगना कठिन है, जिस पर जकेता हाकस ने अपना विचार व्यक्त किया। जब बुनाई हो चुकी होती थी तो कपड़ा धोने वाले के पास चला जाता था, जो उससे पहले क्षार अल्कलाइन पदार्थ में भिगोता था। उसके बाद पैरों के नीचे बार बार दबाता गूंदता था। संभवतः इसके बाद रंगने की विधि अपनाई जाती थी। कमरे के कोने में कुएं के बने होने की बात इस ओर इंगित यानी इस ओर इशारा करती है कि उसे जकेता हाकस के विचार की पुष्टि होती है। उक्त विधि के परिणाम स्वरूप कपड़ा गफ जाता था और इसकी रंगाई अच्छी तरह हो जाती थी। लगता है छापने का काम बहुत देर बाद प्रारंभ हुआ। ताम्र युग के अंत में, जब लौह युग के आरंभ के बाद लोहे के अच्छे और मजबूत औजार बन जाने के कारण बानों के शिल्पिक धंधों, खेतीबाड़ी और घरेलू काम धंधों में कुशलता बढ़ी। उनके उत्पादन तथा सुख साधन व संपत्ति में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप उनका जीवन स्तर उच्च हुआ और जनसंख्या और संपत्ति में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप उनका जीवन स्तर उच्च हुआ और जनसंख्या में वृद्धि हुई। विकास के नियमों के अनुसार वस्त्र व जो है सुख साधनों की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संघ पनपने लगा। जब काम बढ़ा तो संघों की संख्या बढ़ी। बड़े संघ अथवा धंधों की इकाइयों में बंटने लगे, अर्थात उपयोग संघ बुनकर और कपड़े धोने और रंगने के संघों में बढ़ गए। हम जानते हैं बुद्ध के जीवन काल में 567 से जो टाइम था 567 से 487 ईसा पूर्व में कोलिया गांव का एक संघ बनकर बुनकर थे, जो भद्र लोग भी बुनकर थे। जबकि तक्षक लोग कपड़े रंगने व धोने यानी सजाने का काम करते थे और उनका व्यापार भी था। बाद में ये लोग कपड़ा छापने तथा सीने का धंधा भी करने लगे। या वही धंधा था जिसे आज रेडीमेड गारमेंट की कंपनियां करती हैं। यह एक प्राकृतिक विकास था जिसके प्रमाण ऐतिहासिक काल में भी देखे जा सकते हैं। पाली भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणकार डॉक्टर भगत सिंह उपाध्याय, जो कि डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय पाली साहित्य का इतिहास पृष्ठ 1 में आगे लिखते हैं के अनुसार कुछ अक्षरों से विशेष गुण हैं, जबकि संस्कृत से पाली या प्राकृत भाषा में शब्दों का अनुवाद करते हैं तो उनमें विशेष बदलाव आ जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: रा से ला, टा से था या धा, पा से बा, चा से जा, का से गा या शा से छा। अतः उक्त नियमों के अनुसार जब हम संस्कृत में से पाली में अनुवाद करते हैं तो प्रकटतः पा का बा बन जाता है और शा का छा। इसलिए शिल्पा तो शिल्पी का छीपा या छीपी बन जाता है। ला बोलने की कठिनाई के कारण उड़ जाता है। ये शब्द समाज के लिए पंजाब तथा हरियाणा में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार छीपा, छीपा या छिम्बा, पा का बा शब्द पंजाबी में भाषा में बन गए हैं। मशीनरी का युग आने से पूर्व कपड़ा छापने का काम हाथों द्वारा लकड़ी के ब्लॉकों से किया जाता था, जो इस वर्ग का प्रमुख धंधा था। इसी कारण इस वर्ग शल्पा या छीपा या छिम्बा पुकारा जाता था। हम पिछले प्रश्नों में बता चुके हैं कि टका लोगों का टका या मेद रूप से विभाजन बुद्ध के जीवन काल और उसके कुछ पहले हो चुका था। यानी इस काम के बाद टका लोग मुख्यतः कपड़े को सजाने का धंधा ही करने लगे, जिस कपड़े को धोना रंगना प्रमुख भाग था। मगर यह रूप पूर्णतया उत्पादक के धंधे से ही ये भाड़े का काम करना संघ समाज के लोग अपना अपमान समझते थे। यानी जायसवाल के हिंदू पॉलिटी पेज नंबर 50 में ये बात लिखते हैं। टका लोगों के उपयुक्त
रूप को संस्कृत भाषा में रजक नाम दिया गया, जिसका अर्थ है कपड़ा रंगने और धोने का। आधुनिक हिंदी शब्दकोशों में यही अर्थ है, मगर प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ भिन्न था। आदरणीय विद्वान के.पी. जायसवाल यानी जो लिखते हैं, यानी मैंने जो भी बताया हिंदू पॉलिटी में के.पी. जायसवाल साहब लिखते हैं, इस विषय पर बहुत मूल्यवान सूचना देते हैं। जैसे जैन सूत्रों कल्प सूत्र 128 के अनुसार लिच्छियों में ने एक बार अपने पड़ोसी मल्ल लोगों से मिलकर महासंघ बनाया, जो 527 ईसा पूर्व था। महासंघ की संयुक्त समिति के 18 सदस्य थे, 9 लिच्छवियों के तथा 9 मल्लों, जिन्हें क्रमशः लिच्छकी तथा मलाकी पुकारा गया है। संयुक्त समिति के सदस्यों का पदनाम गणराजा था। संयुक्त समिति के सदस्यों के लिए अमरकोश 2547 का टेक्निकल का परिभाषित शब्द रजक मूल रूप से निर्दिष्ट किया हुआ। इसका अर्थ हुआ उक्त समाज का संबंध उस युग के संघ के प्रमुखों तथा राजाओं के साथ था, जिनकी समिति को रजक पुकारा जाता था। फारसी भाषा में इस शब्द का अर्थ रोजी तथा रोटी देने वाला है, जिसका मंतव्य भी राजा से ही है। हम भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा होते हुए भी स्वयं हल चलाते थे। ऐसा लगता है बाद में वैदिक ब्राह्मणी वैमनस्यता के कारण इस शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, यानी कपड़े धोने या रंगने वाला, क्योंकि उनके धंधे का उद्योग धंधों का प्रमुख भाग था। शिल्पा या छिपा शब्द की उत्पत्ति का संबंध कपड़ों की छपाई के साथ साथ, मगर यह कहना कठिन है कि उक्त शिल्प ने भारत में कब जन्म लिया। सातवाहनों की राजधानी का नाम पैठान था। उक्त स्थान से संबंधित उक्त समाज के अनेक लोगों का वंश नाम पैठान या बैठा या बौथा बाथम पा से बा हो जाने के कारण बात वाथरे या वासरे मिलते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण का नाम वंश नाम बाथम है। तक्षक बुद्ध के जीवन काल में रजक नाम से जाने जाते थे, जिनका अर्थ रंगरेज या कपड़ा धोने वाला था, मगर यह उत्पादन का धंधा सेवा का नहीं था। कारण संघ समाज के लोग सेवा या भाड़े पर काम करने को महापाप मानते थे। इसी कारण रजक शब्द अपमान का प्रतीक माना जाता था नहीं था। इसका मूल अर्थ भंडारकर महोदय के अनुसार महासंघों की शासक समिति यानी राजाओं तथा अथवा कुलकाओं की समिति था। हम जानते हैं कि संघ समाज का प्रत्येक सदस्य स्वयं राजा था, राजा या छत्री कहलाता था। वे वास्तव में ही वीर क्षत्रिय थे, जिन्होंने बाद की राजपूतों की शूरवीरता व शौर्य की गौरवशाली प्रथा को जन्म दिया, यानी वह गौरव से सर उठाकर चलने वाला वीर क्षत्रिय था और उत्पादक भी था, जो शक्ति, समृद्धि और गौरव का प्रतीक था। मगर समुद्रगुप्त ने उन्हें अंधविश्वास व शोषण का प्रतीक, जातिवादी हिंदू वर्ण व्यवस्था का शोषण, गुलामी, जबर जोर का प्रतीक, सामंतवादी प्रथा के 2 पार्टों की चक्की में डालकर पीस डाला और अतः वे आर्थिक और सामाजिक तौर पर स्वतः ही नीचे गिरे, दीनहीन, कमज़ोर बन गए, क्योंकि उनकी तलवार व सत्ता दोनों छिन चुकी थी। अतः वे असहाय बन गए और प्राचीन काल के सम्मानित उत्पादन के धंधों की शान हिंदुओं ने डुबो दी। रजक शब्द जो पहले समृद्धि, शौर्य और सम्मान तथा शान और शक्ति का सूचक तथा अपमान का प्रतीक बन गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, ये टॉपिक जो है अभी मैंने लिया है, मैंने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता वारिस धोबी जाति, तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। इसमें मैंने किताबों कुछ हवाले भी आपको बताए हैं, जिससे आपको अगर आप उनको चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, और क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं जो रिसर्च करके जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें थोड़ी मेरी हेल्प करेगा।